Hello, students. Let's begin with the part 2 of life process chapter where we will be studying about respiration chapter through NCERT line by line. So, let's begin with this activity 5.4, which is very essential as many times in board examination questions has been asked from this activity. सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ आप जो फोटो देख रहे हैं प्लीज़ फ़ोटो को ध्यान से देखिए और हर फोटो इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ़ोटोज़ से क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे हैव टेकन लाइम वाटर इन बोथ दी टेस्ट ट्यूब्स. ठीक है, टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या लिया है, लाइम वाटर लिया है. नाउ in the test tube A, what they are doing is they are passing the air into the lime water with the help of the पिचकारी. सो दिस इज़ अ पिचकारी. इसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, इस लाइम वाटर में एयर डाल रहे हैं. ओके, नाउ वी नो दैट एयर में जो है वी हैव 0.1% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर. नाउ व्हेन दिस लाइम वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, स्लोली जो लाइम वाटर होता है, lime water on reacting with carbon dioxide it gets converted into milky substance. ठीक है, वो जो मिल्की होने लगता है लाइम वाटर. नाउ इन द केस बी, जो बी टेस्ट ट्यूब है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्सेलिंग एयर. एंड आपको पता है जो एक्सेल्ड एयर होती है, एक्सेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इन लार्ज अमाउंट बिकॉज सिर्फ आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे होते हो. सो एज इट इज़ इन लार्जर अमाउंट, तो यहाँ पे जो कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का इन द टेस्ट ट्यूब बी इज़ more, and because of that what is going to happen is this lime water will turn milky very soon or faster it will turn milky. Okay, so this is what is being shown here in this figure 5.7 and activity 5.4. Now we have discussed nutrition in organisms in last section. The food material taken in the during the process of nutrition is used in the cells to provide energy for various life process. जिसका मतलब क्या है, अभी हमने जो खाना खाया, जो न्यूट्रिशन किया, अब वो जो न्यूट्रिशन है वो सेल्स में जाएगा. ठीक है, उसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं इट विल गो टू दी सेल्स एंड फ्रॉम वेयर दे विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी and then that energy will be used for various life processes. Now diverse organisms do this in different ways. कुछ organisms ऑक्सीजन यूज़ करते हैं to break down the glucose completely into carbon dioxide and water, and some have other different pathways जिसमें वो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते हैं. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर अंडरगोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. देन वी हैव अनदर सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एनारोबिक रेस्पिरेशन अंडरगो करते हैं. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज टेकिंग प्लेस. तो in all cases the first step is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule, into 3 carbon molecule called pyruvate. तो क्या होता है, हर स्टेप में सबसे पहले जो ग्लूकोज है, whether it is aerobic or anaerobic, that is presence of oxygen or absence of oxygen, दोनों के केस में क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये ब्रेक डाउन करता है इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं पायरुवेट. ओके, सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ये होता है हमारे साइटोप्लाज्म में. इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ क्वेश्चंस आ सकते हैं. फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ ये जो पायरुवेट है, थ्रू डिफरेंट मेथड्स एंड प्रोसेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इट अंडरगोज डिफरेंट ब्रेकडाउन पाथवेज. कुछ में वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. अभी जो ईस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में क्या होता है, आपका जो पायरुवेट है वो फर्दर किस में ब्रेक डाउन होता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, जिससे आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन.
नाउ ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मेरा जो पायरोवेट है वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये वाला जो रेस्पिरेशन है दिस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंड द प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. Now the other product is water. Since this process takes place in the presence of air or oxygen, it is called aerobic respiration. As just now we have discussed, this is very essential. मैं आपको दोबारा समझाऊंगी अभी. The release of energy in this aerobic process is lot greater than aerobic respiration. Now ये जो process है जिसमें ऑक्सीजन मिल रहा है ब्रेक डाउन करने के लिए, उसमें जो एटीपी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है देन इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, अनदर पाथवे ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट इज टेकन. Here the pyruvate is converted into lactic acid. Okay, very essential. It is converted into lactic acids, which is also a 3 carbon molecule. This buildup of lactic acid in muscles during sudden activity causes cramps. तो आपने देखा होगा जब आप सडन एक्सरसाइज करते हो तो आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं आपके बॉडी में, स्पेशली जिस बॉडी की आप एक्सरसाइज कर रहे हो. तो वहाँ पे क्या होता है, एज यू आर डूइंग रिगरस एक्सरसाइज, सडनली यू आर डूइंग एक्सरसाइज, द मसल्स ऑफ दोज एरियाज दे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, बट आवर बॉडी इज़ नॉट एबल टू गिव देम मोर ऑक्सीजन. सो बिकॉज ऑफ दैट जो ब्रेक डाउन होता है, it takes place in the absence of oxygen. जो भी ग्लूकोज है it gets broken down into absence of oxygen, and then वहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड. और उस लैक्टिक एसिड की वजह से नेक्स्ट डे जब आप सो के उठते हो तो आपको क्रैम्प्स फील होते हैं. ओके, so we can see this pathway, very essential. ग्लूकोज, it's a 6 carbon molecule. साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है? पायरोवेट में, which is a 3 carbon molecule. तो 2 पायरोवेट मिलते हैं. यहाँ पे कितने पायरोवेट मिलेंगे? 2 पायरोवेट मिलेंगे, एंड देन some form of energy will be released here also. Now this pyruvate, depending upon in which organism it is, it will undergo different pathways. For example, in the case of humans and higher organisms, जो पायरोवेट है वो रिएक्ट करेगा विद दी ऑक्सीजन, दैट इज इट इज़ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड दिस विल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. और वो किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में. सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, देन वाटर प्रोड्यूस्ड होगा, एंड 38 ATPs इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज इन दिस रिएक्शन. तो ये जो आपका है, ये आपका है एरोबिक रेस्पिरेशन का साइकिल और उसका पाथवे. Now next we have is anaerobic respiration. ये दोनों anaerobic respiration का है. Now for example humans की अगर मैं बात करूँ या फिर higher animals की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, when there is lack of oxygen, especially muscle cells में, तो ये वाला पाथवे फॉलो नहीं होता है. इट फॉलोज दिस पाथवे जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनता है. ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड हियर इज ऑल्सो लेस इन अमाउंट. नाउ इन द केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि ईस्ट, वहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. और जो ATP है, 2 ATPs आर produced or formed here in this reaction. Okay, so this is very essential, आपको ये याद रखना है. Now energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. अभी जितना भी एनर्जी यहाँ पे निकल रहा है, ये सारा का सारा जो एनर्जी है वो किसके यूटिलाइजेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है? फॉर दी ATP. ATP का फुल फॉर्म होता है A फॉर एडिनोसाइन, T for tri, P for phosphate. So it's an energy molecule. जितना भी एनर्जी रिलीज़ हो रहा है वो इसके सिंथेसिस में यूज़ होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, which is used to fuel all other activities in the cell. In this process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can derive the endothermic reactions taking place in cells. अभी body cells में बहुत सारे endothermic reactions हो रहे हैं. उन reactions को complete करने के लिए, उनको initiate करने के लिए body को energy चाहिए.
तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये जो ATP मॉलिक्यूल्स हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, तो इसको ब्रेक डाउन जब किया जाता है इनटू ADP प्लस PI तो एनर्जी निकलती है। अब ये जो एनर्जी निकल रही है, दैट एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग आउट ऑल दी metabolic activities and reactions in the body. Now, since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of ऑक्सीजन। अभी अगर मैं हूँ, ह्यूमंस हैं, फिशेस हैं, कोई भी एनिमल है, अगर उनका रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है उनकी बॉडी में, तो डेफिनेटली उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे ग्लूकोज का, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी, right? So we have seen that plants, they exchange gases through stomata, and large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with the air. तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी एरोबिक रेस्पिरेशन अंडरगो करते हैं, तो वहाँ पे जो मिनट स्पोर्स होते हैं, दैट इज स्टोमाटा, वो हेल्प करते हैं इन एक्सचेंजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एंड देन देयर आर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑल्सो इन द प्लांट्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द प्लांट, जो इंश्योर करते हैं कि जो सेल्स हैं दे आर in continuous contact with the air, because air contains carbon dioxide as well as oxygen. Now carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here, और जो process use होता है यहाँ पे that is diffusion। आपने osmosis और diffusion पढ़ा हुआ है, तो through diffusion, through the intercellular spaces that are present on the body, जो large holes present होते हैं उनके stem में, या फिर जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, वहाँ से थ्रू डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्यूजन होता है। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम आउट इनटू द एयर। द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। अब ये जो डायरेक्शन है डिफ्यूजन का, कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा या ऑक्सीजन बाहर जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि जो इन्वायरमेंट की कंडीशंस हैं वो कैसी हैं उस पे डिपेंड करेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन प्लांट का रिक्वायरमेंट कैसा है, प्लांट को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, उस पर भी डिपेंड करता है। अभी देखो प्लांट्स में स्पेशली रात को क्या होता है, कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का नीड एंड रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का नीड एंड रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या होता है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एलिमिनेट होता है आउटसाइड। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट, और डे में उल्टा होता है। नाउ ड्यूरिंग द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, अभी जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ है, अभी देखो मैं यहाँ पे ना चार्ट बना के आपको समझाती हूँ ये चीज़। नाइट में क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एलिमिनेट हो गया, बाहर निकल गया फ्रॉम दी प्लांट बॉडी। नाउ अभी दिन में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड अभी रात को ये एलिमिनेट हुआ, एलिमिनेट होने से क्या हो गया, ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया प्लांट के अंदर, ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली रेस्पिरेशन में हेल्प हुआ। और जब रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, तो आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होता है। वाटर तो थ्रू ट्रांसपिरेशन निकल जाएगा, स्टोमाटा के थ्रू निकल जाएगा। अब बचा क्या प्लांट के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बचा लार्ज अमाउंट में, है ना। जो तो जब सुबह होती है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, एलिमिनेट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो प्लांट अब इसको यूज़ करेंगे किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड को। हेंस देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रात को उन्होंने एलिमिनेट किया, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो रेस्पिरेशन से ही उसका बिल्डअप कर लेते हैं और रेस्पिरेशन से ही उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, नेचर में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं हो रहा है, इंस्टेड कार्बन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज़ ड्यूरिंग द डे टाइम, जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो रात को रेस्पिरेशन से बना है वो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूटिलाइज़ किया है। तो आपने ये भी सुना होगा, लोग बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप रात को पेड़ के नीचे सोओगे
तो जो पेड़ के आसपास का environment है that will be rich in carbon dioxide because of this activity that is taking place here. So this is important. यहाँ से भी questions आ चुके हैं. Now animals have evolved different methods, different organs for the uptake of oxygen from the environment. ये तो हमने plant की बात की. अब animals में क्या होता है? They have various organs जिनके through वो oxygen ले सकते हैं, right? For getting rid of carbon dioxide produced. Now terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but the animals that live in water need to use oxygen dissolved in water. अब देखो होता क्या है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं. अब वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन चाहिए उनको, तो वो ऑक्सीजन डायरेक्टली लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ऑन दी अदर हैंड जो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, विच आर एक्वाटिक एनिमल्स, अब इन एनिमल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए वो एयर से नहीं ले सकते हैं. वो कहाँ से लेते हैं? दे टेक फ्रॉम दी वाटर. दे टेक दी ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व इन दी वाटर. ओके, तो आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने किसी एक्वेरियम को, एक्टिविटी 5.6 में यही दिया हुआ है कि अगर आप किसी एक्वेरियम के पास जाते हैं तो यू विल सी दैट जो फ़िश के गिल्स होते हैं, फ़िश के ऊपर अगर आपने ऐसी फ़िश होती है तो फ़िश के यहाँ पे गिल्स होते हैं, तो ये गिल्स हैं, तो आपने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा टाइम्स ओपन और क्लोज हो रहे होते हैं, राइट? तो जब ये ओपन और क्लोज हो रहे हैं इट मीन्स दैट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस, राइट? एंड एज जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है इन द वाटर इज़ लेस इन कंपैरिजन टू दैट इज़ डिजॉल्व इन द एयर. तो जो हमारे फिशेस होते हैं वो बहुत जल्दी ब्रीद इन करते हैं एंड ब्रीद आउट करते हैं सो दैट दे गेट लार्ज एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. So since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of the breathing in the aquatic organism is faster than that seen in the terrestrial organism. यहाँ से भी क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्ज़ाम में कि आपके जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग रेट है और ऑफ aquatic organism, why it is more than terrestrial organism. Simple reason है, जो आपके animals हैं which live on water, the amount of dissolved oxygen is low as compared to that in the air, and because of that their breathing rate is much faster. Okay, now fishes take in water through their mouths and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. Now these gills are supplied with large supply of blood vessels. तो वहाँ पे वाया दी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो ऑक्सीजन है वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है फिशेस के. Now terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for the respiration. This oxygen is absorbed by different organs in different animals. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. तो humans में अगर आप देखोगे नाक से जो हमारा एयर है वो जाता है लंग्स के अंदर. सो लंग्स आर दी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स विच आर डिज़ाइंड फॉर दिस पर्पस. और लंग्स के एंड में जो लंग्स का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है दैट इज़ योर एल्वियोलर सैक्स. अभी नेक्स्ट पेज में देखेंगे. तो वो जो एल्वियोलर सैक है इट इज़ डिज़ाइंड इन सच अ मैनर कि वो इंक्रीज करे सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर सो दैट मैक्सिमम ऑक्सीजन कैन बी रीच्ड to all the body parts. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this place, this surface is very fine and delicate. क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन होना है. अगर ये जो सरफेस है ये बहुत ज़्यादा थिक हुआ, डेलिकेट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली डिफ्यूजन प्रोसेस में हिंडर करेगा. इट विल हिंडर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजली प्लेस्ड विद इन द बॉडी. नाउ एज दिस ऑर्गन इज़ वेरी डेलिकेट एंड सेंसिटिव, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये हमारी बॉडी में सबसे अंदर की तरफ प्लेस्ड होता है वेयर इट इज़ एट लेस हार्म बेसिकली. So there have to be passages that will take air to this air. In this condition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. Now in human beings, the air is taken into the body through the nostrils. So we have our nostrils. Nostrils से air अंदर जाता है. The air passing through the nostrils is filtered by the fine hairs that line the passage. जो हमारे नाक में बाल होते हैं, the hairs that you have in your nose or the nostrils, they have a basic purpose. The purpose is to filter the dust that is present in the air.
The air passing through the nostril is filtered by the fine hairs. The passage is also lined within the mucus, which helps in this process. ये जो पैसेज है इट इज़ ऑल्सो लाइंड बाय द म्यूकस. पूरा जो पैसेज है म्यूकस से लाइंड है सो दैट आपका जो एयर है वो ईजिली पास हो सके. फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट इन टू दी लंग्स. और वो थ्रोट से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है. द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन दी थ्रोट. थ्रोट जब आप टच करोगे अपने थ्रोट को आप देखो तो यू विल फील सम हार्डनेस इन दी थ्रोट. सो दैट इज़ नथिंग बट बिकॉज ऑफ द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. अभी ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से भी क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्ज़ाम में. ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है इनका फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस दैट दे सर्व. व्हाट दे डू इज़ वो इंश्योर करते हैं कि हमारा जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स नहीं हो बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स. जब आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो या फिर इंस्पायर कर रहे हो एयर को तो देयर आर चांसेस कि जो मेरा पैसेज है वो कोलैप्स हो सकता है, वो पिचक सकता है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वी हैव रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. तो यू कैन सी हियर दिस इज योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. These are nostrils which have fine hairs. एयर यहाँ से अंदर जाता है. It will reach to this area जिसको हम trachea बोलते हैं which is lined by rings of cartilage. Why it is lined by rings of cartilage? To prevent collapsing of trachea. Simple answer है to prevent collapsing of trachea. Then उसके बाद जो एयर है वो divide होता है into two lungs. We have right lung and we have left lung. इन दोनों lungs में air equally divide होता है. lungs के अंदर जाने पे आप देखो further it is divided, right? Further the branches are there. Trachea is divided into various bronchi. These bronchi are divided into smaller branches जिनको हम बोलते हैं bronchioles. And bronchioles के end में ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ये जो आपको छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये प्रेजेंट होते हैं. दीज स्ट्रक्चर्स आर outside this structure they are completely laded by lots of blood vessels. इसके चारों तरफ बहुत सारे blood vessels होते हैं. अब आप ये डायग्राम देख लो. यहाँ पे we have diaphragm also. ये जो diaphragm भी है ये भी बहुत essential है. It helps in the process of breathing in and breathing out. सो वॉट बेसिकली हैपन्स हियर इज़, ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में आता है. ये जो आपका डायाफ्राम है जब ये स्ट्रेट हो जाता है नीचे व्हेन इट मूव्स डाउन इट स्ट्रेटन्स. और ये जो रिब केज है वो बाहर की तरफ आता है हमारा. ठीक है, व्हेन डायाफ्राम गोज़ डाउन रिब केज कम्स आउटसाइड. दी स्पेस दैट इज़ प्रेजेंट जो लंग कैपेसिटी है उस केस में जो हमारी लंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है. सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन लंग कैपेसिटी अंदर ज़्यादा कैपेसिटी हो गई है. सो वी आर एबल टू इनहेल. बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर. अभी एक्सलेशन में क्या होता है, अभी ये जो डायाफ्राम है ये ऊपर की तरफ जाएगा और हमारे जो रिब्स केज हैं वो अंदर की तरफ आएंगे. तो जब डायाफ्राम ऊपर की तरफ आया रिब केज अंदर की तरफ आया तो उसकी वजह से ये जो लंग कैपेसिटी है लंग की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. लंग कैपेसिटी इज़ डिक्रीजिंग. सो एज द लंग कैपेसिटी इज़ गेटिंग डिक्रीज जितना भी एयर है वो फोर्सफुली एक्सपायर होगा आउटसाइड द बॉडी जिसको हम बोलते हैं एक्सलेशन. एंड और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर मुंह के बाहर जाएगा. So let's go through the similar things in the passages given in the NCERT. So within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate into a balloon-like structure जिसको हम बोलते हैं alveoli and the singular for that is alveolus. So this given thing here at the end ये जो आपको छोटे छोटे balloon-like structures दिख रहे हैं जिसका magnified image यहाँ पे है. So this is your alveoli. Now the alveoli, अभी alveoli करती क्या है? It provides the surface where the exchange of gases can take place. अभी जो alveoli है मैं यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से दोबारा समझा देती हूँ. So for example this is alveoli. अभी alveoli के आगे पीछे ऊपर नीचे blood vessels होते हैं. ठीक है, blood vessels are there. Now what happens is this blood vessels they carry
ब्लड दैट इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आया ये कहाँ से आया? रेस्पिरेशन से, ठीक है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वहाँ से आया। अब ये जो एल्वियोलाई है इनके अंदर जो ब्लड आ रहा है दैट इज़ oxygen rich blood. Alveoli has oxygen rich blood while the blood vessels have carbon dioxide rich blood. Now what happens is exchange of this blood takes place via the process of डिफ्यूजन। आपको पता है हाइयर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो ऑक्सीजन जाता है ब्लड वेसल में क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन कम है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन कम है, तो ये दोनों डिफ्यूजन हो जाते हैं। और डिफ्यूज़ होने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन आता है जो जो ब्लड वेसल्स हैं उसको कैरी करके सारे बॉडी पार्ट्स पे लेके जाते हैं, so that this oxygen can be utilized for the process of respiration. And then यहाँ पे आता है carbon dioxide, and then this carbon dioxide is not required, तो it is exhaled out of the body. Is it clear? तो ये जो सारा का सारा exchange process है वो कहाँ हो रहा है? It is taking place at alveoli. Okay, so you can see here it provides the surface area where the exchange of gases takes place. Now the walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels, as I already have told you. As we have seen in the earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. The chest cavity becomes larger as a result. तो please don't ignore this. यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो दिस इज़ दी प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। तो जब आप इनहेल करते हो आपका डायफ्राम फ्लैटन होता है, नीचे की तरफ आता है। रिब कैविटी जो रिब्स हैं जो है रिब कैविटी है वो बाहर की तरफ आती है, ठीक है, लिफ्ट होती है। और उसकी वजह से आपका जो चेस्ट कैविटी है जिसको मैंने लंग कैविटी भी बोला था वो लार्जर हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। एंड बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वियोलाई। नाउ दिस ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अभी जो ब्लड यहाँ पे आ रहा है एल्वियोलाई के आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं, एज आई हैव टोल्ड यू इट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है, for the release into the alveoli. The oxygen into the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all cells in the body. Nothing but what I have explained here. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for the exchange for the oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. अब क्या होता है, अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, जब ये ब्रीदिंग साइकिल हो रही होती है तो जो एयर इज़ टेकन आउट एंड लेट आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज़ ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ एयर जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल एयर दैट इज़ लेफ्ट। कंप्लीटली सारा का सारा एयर बाहर नहीं निकालता है, कुछ जो एयर है इन द फॉर्म ऑफ रेसिडुअल एयर इज़ लेफ्ट इन दी लंग्स। अभी वो क्यों लेफ्ट होता है? सो दैट देर इज सफिशिएंट टाइम फॉर द ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिप्लेस्ड, सो दैट जो हमारे लंग्स हैं उनको सफिशिएंट टाइम मिल सके फॉर द एक्सचेंज ऑफ oxygen, for the taking in of oxygen and release out of the carbon dioxide. So that is why always there is some amount of residual air left inside the lungs. Now when the body size of the animal is large, ठीक है, अब जैसे ह्यूमन्स हो गए या फिर जिराफ हो गया, लायन हो गया, तो यहाँ पे एनिमल्स का जो बॉडी साइज है वो बहुत बड़ा होता है। The diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. तो इस केस में सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस से तो सारा का सारा ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं हो सकता है, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होके डिफ्यूजन होके जाएगा, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। जो एनिमल्स होते हैं वो वॉक करते हैं, दे हैव सो मेनी अदर प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी, तो डिफ्यूजन सिर्फ डिफ्यूजन से उस चीज़ में हेल्प नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इन एनिमल्स की बॉडी में दे हैव अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। सो इंस्टेड अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट take up the oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. So ये जो respiratory pigments होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में है respiratory pigments, in our body we have hemoglobin. तो ये जो हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, दे टेक इन ऑक्सीजन
और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इनके कांटेक्ट में आता है हमारे ब्लड में, वी हैव हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। सो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन गेट्स अटैच टू देम एंड देन दीज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स दे फ्लो इन द ब्लड and then they reach to all body parts, and it is more easier and more quicker method of transporting oxygen than the process of diffusion. Okay, so they carry to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. Now in human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, as we have discussed. It is also important, which has very high affinity for oxygen. This pigment is present in the red blood corpuscles. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen and hence it is mostly transported in the dissolved form in the body. अभी ये जो उन्होंने बताया, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पानी में ज़्यादा soluble होता है in comparison to that of the oxygen. तो hence it is mostly transported in the dissolved form in our blood. So this is also very essential. और ये वाला जो part है आप इसे भी इग्नोर मत कीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये सर्टन छोटे छोटे पॉइंट्स इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। So you can see certain questions. What advantage over an aquatic organism does the terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? So terrestrial organisms जो हैं directly they can take air, they can take oxygen from the air, but जो aquatic organisms हैं उनको dissolved oxygen लेना है from the water. What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? जो 3 breakdown pathways हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे, you will get your answer. How is oxygen and carbon dioxide transported in human beings? This is also very simple. Both oxygen and carbon dioxide, they are transported with the help of bloodstream or with the help of blood. Oxygen जो है it binds with the hemoglobin which is the respiratory pigment, while आपका जो carbon dioxide है वो directly diffusion हो जाता है blood में and then it gets carried. How are lungs designed in the human beings to maximize the air for exchange of gases? It is via alveoli that are present, or alveolus, which are present in the lungs. So now in the next part we will be studying about transportation. तो ये जो सेकेंड पार्ट है हमारा रेस्पिरेशन का ये कंप्लीट हो गया है। आप हमारे लिंक को जाके क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें डेली वी पोस्ट MCQ questions of previous year as well as weekly. Every week we will be posting one test also for you to practice more so that you can score better and good marks in your coming examinations as well as in your board examinations.